बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। बच्चों, वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है उसमें हम सीखेंगे विभिन्न प्रकार के सेल जो हैं वो बैटरियां जो हैं वो कैसे काम करती हैं। आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे प्रकार के सेल और बैटरियां काम में ली हैं, जैसे कि टॉर्च में डाली जाने वाली बैटरी, घड़ी में डाली जाने वाली बैटरी, टीवी के रिमोट में हम सेल डालते हैं, हमारे मोबाइल के अंदर बैटरी होती है। तो इनसे हम जानते हैं कि हमारे पास एक तरह से दो प्रकार के सेल या बैटरियां होती हैं। एक तो वो जिनको हम एक बार उपयोग में लेने के पश्चात दोबारा उपयोग में नहीं लेते, जैसे कि घड़ी की बैटरी या घड़ी का सेल, जिसे हम एक बार खत्म होने के पश्चात फेंक देते हैं। दूसरी कुछ बैटरियां होती हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन की बैटरी, जिसको आप बार बार रोजाना रिचार्ज कर सकते हो। जब वो खत्म हो जाती है तो उसको आप वापस से क्या कर लेते हो, रोजाना चार्ज कर लेते हो। तो ये जो बैटरियां हैं ये कैसे काम करती हैं, क्या इनमें रासायनिक अभिक्रिया होती है और इनका निर्माण कैसे होता है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, हमारे पास में जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन है, इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे वैद्युत ऊर्जा जो है उसको रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा जो है उसको वापस से वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। तो दोनों प्रकार के परिवर्तन कैसे किए जा सकते हैं, ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। बच्चों, जब भी हम किसी सेल से कोई ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वह ऊर्जा किसी ना किसी रासायनिक अभिक्रिया की वजह से सेल हमें देता है। तो यहाँ हम सीखेंगे कि ये सेल कैसे बनते हैं और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सेल है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। सेल यानी कि बैटरी जो है वो दो प्रकार की हमारे पास यहाँ पे सेल हम पढ़ने वाले हैं, जिनमें से पहला जो है हमारे पास वो होता है वैद्युत अपघटनी सेल। वैद्युत अपघटनी सेल। और दूसरा जो होता है बच्चों, वह हमारे पास होता है वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। वैद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहते हैं। इस सेल को ही हम दूसरे और नामों से जानते हैं, जिन्हें हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल और डेनियल सेल इस तरह के सेलों के उदाहरण हैं। गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल और डेनियल सेल जो हैं वो इस तरह के सेलों के उदाहरण हैं। तो यहाँ हम सीखेंगे कि कौन कौन से तरह से ये सेल काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत अपघटनी सेल की। जब कोई वैद्युत अपघट्य हम लेते हैं और वैद्युत अपघट्य को का जलीय विलयन लेकर उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं, वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेकर
उसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं। तो इस तरह के जो सेल हैं वो वैद्युत अपघटनी सेल कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए कि NaCl है, आपने उसको जल में, एक पात्र लिया आपने, इस पात्र में आपने जल ले लिया, इसमें आपने NaCl को घोल दिया। तो NaCl के जो अणु हैं ये विलयन में पहुंचने पर दो आयनों Na+ आयन और Cl- आयनों में टूट जाते हैं। तो ये यहां पर इस विलयन में Na+ और Cl- आयनों के रूप में यहां मौजूद रहते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वैद्युत अपघटनी विलयन में, जिसमें हमने वैद्युत अपघट्य घोला हुआ है, उस विलयन को हम क्या कहेंगे, वैद्युत अपघटनी विलयन। इस विलयन में हम दो इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड जो होती है धातु की छड़ों को हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाकर उनसे बैटरी एक जोड़ देते हैं, एक सेल यहाँ पर जोड़ देते हैं। ये जो निशान है ये एक बाहरी सेल का है, बैटरी का है, ये जो हमने लगाई है धारा प्रवाहित करने के लिए। तो इसके अंदर ये जो आपका वैद्युत अपघटनी विलयन है, इस वैद्युत अपघटनी विलयन में खूब सारी रासायनिक घटनाएं होती हैं। इन रासायनिक घटनाओं को होने पर यह सेल काम करता है। इस तरह की जो सेल हैं इन्हें हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। यहां ध्यान रखने वाली बात है कि इस प्रकार के सेल में किसी प्रकार की रासायन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता, यानी कि हमें इससे धारा नहीं मिलती है, इस सेल में धारा मिलती नहीं है, बल्कि उल्टा इसमें हम बैटरी लगा के धारा इसके अंदर खर्च करते हैं। तो इस तरह के जो सेल हैं वो कैसे काम करते हैं, इसके लिए समझने से पहले हम वैद्युत अपघट्य को समझते हैं। तो जो अभी हमारा अगला बिंदु है समझने के लिए वो क्या है, वैद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य क्या होता है, कोई भी ऐसा पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर अपने आयनों में टूट जाए वह क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट्य कहलाता है। वैद्युत अपघट्य जो है वो उसके कुछ उदाहरण, जैसे अभी हमने देखा NaCl उसका एक उदाहरण है। इसके अलावा जो भी ऐसे यौगिक हैं हमारे पास जिनको दो भागों में, दो आयनों में, धनायन और ऋणायन में तोड़ा जा सकता हो, वह सभी क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे NaCl एक वैद्युत अपघट्य है, HCl एक वैद्युत अपघट्य है, H2SO4 एक वैद्युत अपघट्य है, NaOH एक वैद्युत अपघट्य है। तो जो भी ऐसा पदार्थ होगा जिसको जलीय विलयन में घोलने पर वह अपने आयनों में टूट जाए, वे सभी क्या कहलाते हैं, वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यहाँ पे हम इन वैद्युत अपघट्यों को दो भागों में बांटेंगे, जिनमें एक प्रकार तो कहलाएगा प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक कहलाएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य और दूसरा कहलाएगा दुर्बल वैद्युत अपघट्य। इसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक को हम कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक यानी कि दुर्बल और स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल। तो
कौन से वैद्युत अपघट्य तो प्रबल होते हैं और कौन से वैद्युत अपघट्य दुर्बल होते हैं, ये हम देखेंगे। तो ऐसे वैद्युत अपघट्य जिनका जलीय विलयन में आयनन जो है, जलीय विलयन में आयनन कितना कैसा होता हो, 100%, 100% आयनन जिनका होता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और दुर्बल वैद्युत अपघट्य जिनका 100% आयनन नहीं होगा, उन्हें हम क्या कहेंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य कहेंगे। तो कैसे हमें पता लगेगा बच्चों कि कौन से तो वैद्युत अपघट्य प्रबल हैं और कौन से दुर्बल हैं? तो इसको समझने के लिए हम यहां पर एक चार्ट बनाते हैं। देखिए हमारे पास में 3 चीज होती हैं। एक होता है अम्ल, एक होता है क्षार और एक होता है लवण। अम्ल, क्षार और लवण 3 चीजें हमारे पास होती हैं। अम्ल जो है वो 2 प्रकार के 2 भागों में बांटे जा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जो क्षार हैं इनको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। एक प्रकार तो हो गया प्रबल अम्ल और दूसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार क्षार के भी 2 प्रकार हो जाएंगे, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। अब प्रबल अम्ल के कुछ उदाहरण हम देखें तो जैसे कि HCl प्रबल अम्ल है, H2SO4 प्रबल अम्ल है, HNO3 प्रबल अम्ल है, ऐसे ही CH3COOH जिसे हम एसिटिक अम्ल कहते हैं, यह एक दुर्बल अम्ल है। कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक दुर्बल अम्ल है। प्रबल क्षार होते हैं जैसे NaOH, KOH। दुर्बल क्षार होते हैं जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है ये क्या होते हैं, दुर्बल क्षार होते हैं। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में कौन कौन आएंगे, इनमें से जो सभी प्रबल अम्ल हैं ये प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, यानी कि HCl, H2SO4, HNO3 वगैरह जो भी प्रबल अम्ल है वो सभी क्या होंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्य होंगे। यानी कि इनका जल में घुलने पर जो आयनन है वो कितना होगा, 100% आयनन होगा। ठीक इसी प्रकार जो प्रबल क्षार हैं, सभी प्रबल क्षार भी क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहां से बच्चों 2 चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक तो क्या कि प्रबल अम्ल कौन है, HCl और H2SO4, HNO3 वगैरह, यानी कि प्रबल अम्ल भी प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। और प्रबल क्षार जैसे कि NaOH, KOH भी क्या हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। तो अब आप यहां समझ रहे होंगे कि दुर्बल वैद्युत अपघट्य कौन होगा। तो दुर्बल अम्ल जो भी हैं वो क्या होंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होंगे, और दुर्बल क्षार भी जो होंगे वो भी क्या होंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होंगे। अब हम देखेंगे कि लवण जो हैं उनको हम कैसे प्रबल और दुर्बल में विभाजित कर सकते हैं। तो हमारे पास बच्चों जो लवण हैं ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। लवण हैं उनको हमने 4 भागों में बांटा है। ये हमने बांटे हैं इस आधार पर कि कौन से अम्ल और क्षार से इसका निर्माण हो रहा है। यदि किसी अम्ल का निर्माण प्रबल अम्ल और
प्रबल क्षार से हो रहा है तो वह पहले प्रकार का लवण हो गया प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण। जैसे कि आप यहां से HCl ले लें, यहां से हम क्या ले लें HCl और यहां से हम क्या ले लें KOH या NaOH। तो इनसे बनने वाले लवण जैसे NaCl, KCl, अगर हम NaOH और H2SO4 से बनाएंगे तो सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। तो ये जो लवण बने ये सभी लवण क्या होंगे प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने हुए लवण हैं। तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाता हूं। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण क्या हैं NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट इत्यादि, यानी कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण। ये आएंगे किसमें किसमें रखेंगे बच्चों इनको हम? आप देख रहे हो कि ये प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से इनका निर्माण हुआ है तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य ही होंगे। क्या होंगे ये प्रबल वैद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे जो लवण हैं वो हैं जो प्रबल अम्ल और क्षार, हम इसमें दुर्बल ले लेते हैं, दुर्बल क्षार से बने हों, यानी कि अम्ल प्रबल और क्षार दुर्बल। यहां हम इसको बता सकते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण। और अगर हम प्रकार देखें तो तीसरा जो प्रकार होगा वो को होगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं क्या दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। और चौथा जो प्रकार होगा वह होगा कौन सा इसमें हम देखें तो दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का। चौथा जो प्रकार होगा किसका होगा दुर्बल अम्ल और दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का। तो ये चार प्रकार हमारे पास हो गए। तो इसमें से हम इनके लवण बना के देखते हैं। तो पहला हम लवण बना रहे हैं, पहला हम बना चुके हैं प्रबल अम्ल और प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का, जो क्या बने NaCl, KCl, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट इत्यादि। ये किस में आएंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य में आएंगे। दूसरा जो बच्चों हम बनाएंगे वह क्या है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तो प्रबल अम्ल हम यहां से लेंगे HCl, HNO3, H2SO4 में से कोई, और दुर्बल क्षार हम लेंगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में से। तो जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का लवण बनाया हमने, तो एक बार हम एक अभिक्रिया करा के भी देखते हैं। जैसे HCl प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कराई हमने, तो इससे बनेगा H2O और अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड और H2O बना। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड बना ये क्या है प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार का लवण है। तो अमोनियम क्लोराइड प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण हो गया। ऐसे ही हम दूसरे और उदाहरण देखें तो अमोनियम सल्फेट भी जो है वो आपके अमोनियम
सल्फेट जो है वो भी प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण होगा। तीसरा जो प्रकार का लवण है वह है जो दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से बनता है। किससे बनता है बच्चों? प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से। तो प्रबल अम्ल हम यहां से क्या लेंगे? जैसे कि NaOH QH में से कोई, और दुर्बल अम्ल क्या लेंगे? एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड में से कोई। तो जैसे हमने ये दोनों ले लिए, कौन दोनों? एसिटिक एसिड दुर्बल अम्ल और NaOH प्रबल क्षार। तो इनसे लवण क्या बनेगा? CH3COOH आपका दुर्बल अम्ल और NaOH आपका क्या हो जाएगा? प्रबल क्षार। तो इससे एक तो बन जाएगा जलगाणु और बनेगा सोडियम एसीटेट, CH3COONA, सोडियम एसीटेट इसको हम कहेंगे। ऐसे ही तीसरा जो होगा वो होगा, चौथा जो होगा वो होगा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार का, दुर्बल क्षार का लवण। तो इसमें हम अम्ल भी दुर्बल लेंगे जैसे कि एसिटिक एसिड, और दुर्बल ही क्षार लेंगे जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हम लवण बनाएं तो एसिटिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड से हम लवण बनाएं तो यहां से एक जलकाणु निकलने पर अमोनियम एसीटेट बनेगा। तो ये क्या होगा? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार का लवण। तो इनमें से अब कौन से प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं और कौन से दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं ये हम देखते हैं। तो बच्चों, जो भी लवण ऐसे हैं जिनमें कोई ना कोई एक चीज प्रबल आ रही है, जैसे यहां पर आप देखें दोनों ही प्रबल थे, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार। दूसरे प्रकार के लवण में अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है, लेकिन एक इसमें से अम्ल है, एक इसमें से प्रबल है। और तीसरा जो प्रकार था उसमें क्या था? दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार। तो इसमें से भी क्षार जो है वो क्या है? प्रबल है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज यदि प्रबल है तो ये सभी के सभी किस में आएंगे? ये सब आएंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य में। तो ये क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। और ये भी क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य। अर्थात हमारे पास में जो चौथा प्रकार बचा, जिसके अंदर क्या है? अम्ल भी दुर्बल है और क्षार भी दुर्बल है, अम्ल भी दुर्बल है और क्षार भी क्या है? दुर्बल है। तो ऐसे जो लवण बनेंगे वो क्या होंगे? वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य में आएंगे। दुर्बल वैद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट ये होंगे। तो यहां पर बच्चों हमने सीखा कि कैसे हम वैद्युत अपघट्य के दोनों प्रकारों को पता लगा सकते हैं, यानी कि अम्ल जो होते हैं उनमें प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं, और क्षार में भी प्रबल क्षार दुर्बल क्षार होते हैं, जिनमें से प्रबल तो प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं और दुर्बल के दोनों ही अम्ल और क्षार क्या होते हैं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। आगे जो हमने है वो देखा लवण। तो जो लवण हैं ये चार प्रकार के हो सकते थे, जिनका निर्माण अम्ल और क्षार के मिलने से हुआ। तो इन चारों में से तीन प्रकार के लवण जो हैं ये तो क्या होते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। तीन प्रकार के जो लवण होते हैं ये तो क्या होते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य। और एक प्रकार का जो लवण है जो कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार से बना हो वो क्या होता है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है। बच्चों, आगे हम सीखेंगे कि कैसे एक वैद्युत अपघटनी सेल कार्य करता है। तो उम्मीद करता हूं कि मैं यहां तक का जो टॉपिक है आपको समझ में आ गया होगा।
तो आगे हम देखेंगे बच्चों कि कैसे हम वैद्युत अपघट्य की विभिन्न प्रकार होते हैं। तो अब हमारे पास में एक वैद्युत अपघटनी सेल का हम निर्माण करते हैं। मान लीजिए ये आपके पास एक पात्र है। इस पात्र में हमने जलीय विलयन या जल को विलायक के रूप में भर रखा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड यानी कि 2 धातु की छड़ें इसमें लगा देते हैं। और इनको हम जोड़ देते हैं एक बैटरी के माध्यम से। इसमें हमने वैद्युत अपघट्य जो है वो लिया है सोडियम क्लोराइड। इसमें हमने वैद्युत अपघट्य ले लिया। आपको ध्यान है कि सोडियम क्लोराइड जो है उसका आयनन कैसे होता है, सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस में। तो सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस में जब इसका आयनन होता है, ये इसमें टूट गया। जब हम ये इस विलयन के अंदर क्या होगा कि अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि यहाँ विलयन के अंदर ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के रूप में उपस्थित होगा। जब हम इस पे धारा यानी कि वोल्टेज इस पे लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर एक सिरा तो धन सिरा होगा और एक सिरा ऋण सिरा होगा। एक सिरे पर तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक सिरे पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इससे जिसे पॉजिटिव है, जिस पर पॉजिटिव है उसे तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एनोड कहेंगे, और जिस पे माइनस है उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। बच्चों यहाँ पर आपको ये याद रखने के लिए कि किसे हम एनोड कहते हैं और कैथोड कहते हैं, एक छोटा सा तरीका आप यहाँ देख लीजिए। एनोड, यहाँ पे एन मतलब होता है एनायन यानी कि ऋणायन, और ओड मतलब होता है किसी की ओर जाना। अर्थात एनायन जिस इलेक्ट्रोड की ओर जाते हों, एनायन क्या होते हों, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड है, ये एक इलेक्ट्रोड है, तो यहां पर हमने एक धनायन रखा और एक जो है वो ऋणायन रखा। ये धनायन मान लीजिए, ये ऋणायन, सॉरी ऋणायन जो है वो इसकी ओर जा रहा है। सॉरी, तो ये जो ऋणायन है मान लीजिए इसकी ओर जा रहा है, तो ऋणायन जब इसकी ओर जा रहा है तो इस इलेक्ट्रोड को हम कहेंगे एनोड, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रोड जिसकी तरफ एनायन जाता हो उसे हम क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। अगर ये कैटायन इसकी तरफ जाता मान लीजिए, तो कैटायन अगर इसकी तरफ जाता तो उस समय इसको हम क्या कहते, उस समय इसको हम कहते कैथोड, यानी कि कैटायन जिसकी ओर जाते हों
वह इलेक्ट्रोड क्या कहलाता है? कैथोड कहलाता है। तो अब हम यहां पर कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रोड हो गया एनोड और दूसरा हमारे पास इलेक्ट्रोड हो गया कैथोड। तो बच्चों एनोड जो है हमारे पास, उस पर क्या जाएंगे? एनायन जाएंगे। यानी कि इस विलयन में जो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, जो विलयन में मौजूद सोडियम आयन और क्लोराइड आयन है, इनमें से अनायन कौन है? क्लोराइड आयन। तो जो क्लोराइड आयन है वो कहां पर चला जाएगा? एनोड पर चला जाएगा। तो एनोड पर क्लोराइड आयन पहुंच गया। और इसी प्रकार जो सोडियम आयन है वो कहां पहुंच जाएंगे? कैथोड पर पहुंच जाएंगे। एनोड पर जो एनायन पहुंचे हैं, यानी कि क्लोराइड जो पहुंचे हैं, ये वहां पर Cl में बदल के इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? Cl में बदल के क्लोरीन परमाणु में ये बदल जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन का त्याग यहां पर कर देते हैं। और सोडियम जो कैथोड पे पहुंचे, वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात यहां पे क्या हो रहा है आपके, क्योंकि हमें मालूम है कि क्लोरीन जो है वो एक परमाणु के रूप में तो नहीं मिलेगी, इसलिए हम क्लोरीन के यहाँ दो परमाणु ले लेते हैं, दो आयन ले लेते हैं। तो दो क्लोराइड आयन लेने पर उसमें से दो इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हुआ और क्लोरीन गैस यहां पर बनी। तो आपका जो ये इलेक्ट्रोड है, कौन सा? एनोड। एनोड पर आपके क्लोरीन गैस जो है वो मुक्त हो जाएगी। एनोड पर क्या हो जाएगी? क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी। सॉरी, यहां पर मैं एक छोटी सी चीज के लिए आपको सही वापस से बताना चाहूंगा। एक छोटी सी गलती हमने कर दी। हमने ये जो जलीय विलीन की बात की शुरुआत में, कि हमने इस पात्र में जलीय विलयन ले रखा है, तो हम यहां पर शुरुआत में जलीय विलयन नहीं लेते हैं। जलीय विलयन की अभिक्रिया हम अगले में पढ़ेंगे। वापस से हम वैद्युत अपघटनी सेल की यह अभिक्रिया देखेंगे। अभी यहां पर अभी हमारे पास केवल NaCl का ही विलयन है, यानी कि हमारे पास यहां पर क्या है, इस पात्र में केवल और केवल पिघला हुआ NaCl भरा हुआ है। ठीक बच्चों, इस चीज को आप करेक्ट करें एक बार से वापस से, कि इसमें क्या भर रखा है हमने? केवल NaCl का पिघला हुआ रूप भर रखा है। यहां पर जल नहीं है। अभी जल होगा तो अभिक्रिया अलग हो जाएगी। तो इस प्रकार यहां पर क्या हुआ है कि एनोड पर तो क्लोराइड आयन से क्लोरीन गैस मुक्त हुई और कैथोड पे सोडियम से सोडियम धातु का निर्माण हुआ। ये जो घटना है, ये पूरी घटना वैद्युत अपघटन कहलाती है। इसलिए इस तरह की जो सेल होते हैं, इन्हें हम वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको हम? वैद्युत अपघटनी सेल। इस प्रकार के सेल के अंदर हम एक चीज की जानकारी लेंगे, वो है मुक्त ऊर्जा। तो बच्चों आप यहां देख पा रहे हो कि इस तरह का जो सेल होता है, इस सेल के अंदर, इस सेल को जब हम बनाते हैं तो इसमें हम एक बाह्य स्रोत ऊर्जा का बैटरी इसमें लगाते हैं। अगर हम ये बैटरी नहीं लगाएं तो ये जो इलेक्ट्रोड है आपके पास, इन इलेक्ट्रोड पर जो धनावेश या ऋणावेश होता है, जिसके कारण वो विलयन से आयनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो विलयन को के आयनों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए इन इलेक्ट्रोड पर आवेश का होना आवश्यक है।
अगर इन इलेक्ट्रोड पर आवेश नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रोड जो हैं वो आयनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहां पर बैटरी लगाना आवश्यक होता है। तो बैटरी लगाने पर ही इस तरह का सेल जो है वो काम करेगा। तो यहां पर आप एक तरह से कह सकते हैं कि बिना बैटरी के ये सेल काम नहीं करेगा। तो जो भी वैद्युत अपघटनी सेल होते हैं, वैद्युत अपघटनी सेल, इन सेलों में क्या होता है कि जो G है, मुक्त ऊर्जा, उसका मान हमेशा बढ़ता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान हमेशा 0 से क्या होता है, ज्यादा होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि ये प्रक्रम जो है या ये सेल जो है वो स्वतः अपरिवर्तित प्रक्रम होते हैं। स्वतः क्या होते हैं ये, अपरिवर्तित प्रक्रम, यानी कि ये ऐसे प्रक्रम होते हैं जो अपने आप से नहीं हो सकते, जिन्हें हम अस्वतः, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रम भी कहते हैं। ऐसे प्रक्रम जो अपने आप से नहीं होते हों। अपने आप से प्रक्रम केवल वही होते हैं जिनमें गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान घट रहा हो। ऐसे प्रक्रम जिनमें गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 0 से अधिक हो गया है, ऐसे प्रक्रम हमेशा क्या होंगे, अस्वतः होंगे। इस प्रकार के सेल में जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह है वो कहां से कहां हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर एनोड से कैथोड की ओर जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं, एनोड से कैथोड की ओर। एक बार हम इसको विस्तार से और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हो रहा है ये पूरा प्रक्रम। यहां पे एक बार आप देखेंगे कि हमारे पास ये एक वैद्युत अपघटनी सेल हमने लिया। इस सेल में हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए। इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड जो है वो लगा दिए। इन इलेक्ट्रोडों को हमने एक बैटरी के माध्यम से जोड़ दिया है। यहां पर अब विलयन में मौजूद हैं सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। ये जो क्लोराइड आयन है ये कहां पहुंचेंगे, एनोड पर पहुंचेंगे। एनोड पर पहुंचने के बाद ये क्लोराइड आयन क्लोरीन में बदल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। और क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से गति करते हुए परिपथ के माध्यम से कहां पहुंचेंगे, आपके कैथोड पर पहुंचेंगे। तो ये कैथोड पर इलेक्ट्रॉन पहुंच गए। अब जो विलयन है आपका, विलयन में जो सोडियम आयन है ये कहां पहुंच जाएंगे, आपके दूसरे इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पर। तो दूसरे इलेक्ट्रोड कैथोड पे जब सोडियम आयन पहुंच जाएंगे तो ये सोडियम आयन इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेंगे और इस सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना लेंगे, सोडियम धातु बना लेंगे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है उसका प्रवाह आप देख रहे हो कहां से हुआ, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोड था वो कौन सा था, एनोड। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये कौन सा है हमारे पास, कैथोड। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे कहां से, एनोड से होते हुए कहां तक पहुंचे, कैथोड तक पहुंचे। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां से कहां हुआ, एनोड से कैथोड की ओर। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो कहां से कहां तक हुआ है, एनोड से कैथोड की ओर। और
अब आप बताइए बच्चों, धारा का जो प्रवाह है वो कहाँ होगा? धारा हमेशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में बहती है। तो धारा जो प्रवाहित होगी वो कहां से कहां होगी? कैथोड से एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर धारा का प्रवाह होगा। इसको हम एक छोटा सा इसका हम की बना लेते हैं, इसको याद रखने की। तो इस की में हम क्या करेंगे, ये लिखेंगे कि कैसे पूरी अभिक्रिया हुई। तो हम बहुत शॉर्ट में लिख देंगे कि ए बी जो है वो टूटता है ए प्लस और बी माइनस में, जिसमें से ए प्लस जाता है कैथोड पर और बी माइनस जो है वो जाता है एनोड पर। इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से कहां जाते हैं? एनोड से कैथोड की ओर, और यहां से कैथोड से तो ए का निष्कासन होता है और एनोड से बी का निष्कासन, निष्कासन मतलब होता है निकलना। तो यहां से किसका निष्कासन होता है बच्चों? ए का निष्कासन कैथोड से हो जाता है और बी का निष्कासन जो है वो एनोड से हो जाता है। तो इस छोटी सी की के माध्यम से हम इस पूरे प्रक्रम को याद रख सकते हैं कि ए बी जो है आपका वो किस में टूटा? ए प्लस और बी माइनस में, और ए प्लस जो है कहाँ चला गया? कैथोड पर। बी माइनस जो है वो कहाँ चला गया? एनोड पर। एनोड पर बी ने इलेक्ट्रॉन त्यागा जो कहाँ पहुंचा? कैथोड पर। और यहां से ए का निष्कासन हो गया कैथोड से और बी का निष्कासन हो गया एनोड से। तो इससे आप बहुत इजी वे में इसको याद रख सकते हैं। अब बच्चों जो अगला हम देखेंगे वह देखेंगे यदि हमने NaCl जो है वो जलीय विलयन में लिया होता तो यहां पर हम एक बार फिर से एक पात्र लेते हैं। ये हमने एक पात्र यहां पर ले लिया। इस पात्र में हम दो इलेक्ट्रोड, एक इलेक्ट्रोड ये लगा देते हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड ये लगा देते हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम एक बैटरी के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें से एक प्लस सिरा हो जाएगा और एक माइनस सिरा। जो प्लस सिरा होगा उसे हम क्या कहेंगे? कैथोड। सॉरी, जो प्लस सिरा होगा उसे हम क्या कहेंगे? एनोड। और माइनस सिरा जो होगा उसे हम क्या कहेंगे? कैथोड। अब ये जो है आपके पास जलीय विलयन, इस जलीय विलयन में हमने NaCl जो है उसको घोल रखा है। तो इसमें Na प्लस और Cl माइनस के आयन मौजूद हैं। क्या मौजूद है इसमें? Na प्लस और Cl माइनस के आयन, और साथ ही इसमें मौजूद है जल H2O। तो यहां पर आपको देखना है कि जैसे हमने विलयन में एक तो NaCl लिया जो कि टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, और दूसरा जो है हमने जल लिया। जल का आयनन होता है कैसे? H प्लस और OH माइनस में। जल का आयनन कैसे होता है? H प्लस और
OH माइनस में। अब हम यहाँ पे जब इलेक्ट्रोड लेंगे, कौन से, कैथोड और एनोड, तो जैसे मान लीजिए हमने लिया एनोड, वो इलेक्ट्रोड जिस पर एनायन जाते हैं, और दूसरा जो हमने इलेक्ट्रोड लिया, कौन सा लिया, कैथोड। एनोड जब यहां पर है तो एनोड वो है जिस पर एनायन जाते हैं। एनोड क्या है, जिस पर कि एनायन जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितने एनायन हैं, दो, एक तो क्लोराइड आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन। दो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अनायन है, यानी कि ऋणायन है। तो ये दोनों के दोनों Cl माइनस और OH माइनस कहाँ पहुंच जाएंगे, एनोड पर पहुंच जाएंगे। और जो दोनों धनायन हैं वो कहाँ पहुंच जाएंगे, सोडियम आयन और H+ आयन कैथोड पर पहुंच जाएंगे। तो सोडियम आयन और H+ आयन जो है वो कहाँ पहुंच जाएंगे, कैथोड पर पहुंच जाएंगे। अब हमारे पास में यहाँ दो स्थितियां हो गई कि क्लोराइड और OH में से कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, और कैथोड पर ही सोडियम और हाइड्रोजन में से दोनों आयनों में से कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो बच्चों यहां पर होता है एक तरह का प्रतियोगिता या कंपटीशन। जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागने की अगर हम बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन पहले वो त्यागेगा जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ज्यादा हो, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण पहले वो करेगा जिसकी धनायन के रूप में रहने की क्षमता कम हो, यानी कि जो आसानी से धनायन के रूप में नहीं रह सकता हो। तो जैसे सोडियम और हाइड्रोजन में से अगर हम बात करें तो सोडियम धनायन के रूप में बहुत आसानी से रह जाएगा, क्योंकि क्षार धातु है, धनायन में इसका अष्टक पूरा होता है। और ऐसे ही एनोड पर अगर हम बात करें क्लोरीन और OH माइनस की, तो इन दोनों में से जो क्लोरीन है वह इलेक्ट्रॉन पहले त्यागेगा। इसके जो कारण है वो हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन पहले त्यागता है और कौन बाद में त्यागता है, या किसकी इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो जो क्लोराइड आयन है, ये क्लोराइड आयन आपके क्लोरीन में बदल जाएंगे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। ये जो क्लोराइड आयन है किसमें बदल जाएंगे, क्लोरीन में बदल जाएंगे इलेक्ट्रॉन को त्याग कर। और OH माइनस जो है वो उसमें से विलयन में ही रह जाएगा। OH माइनस कहाँ रह जाएगा, विलयन में। और जो सोडियम आयन है आपके, सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन जो है एनोड के, ये कहाँ पहुंचेंगे, कैथोड पर। और कैथोड पे जब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं तो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, मान लीजिए कि दो हाइड्रोजन ले लें और दो इलेक्ट्रॉन ये आ गए, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का उत्पादन करने के लिए क्लोरीन भी हम दो ले लेते हैं, जिससे कि क्लोराइड गैस का निर्माण हो जाएगा और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्पन्न हो जाएंगे। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुँचते हैं, मान लीजिए कहाँ पर, कैथोड पर। तो ये जब कैथोड पर आएंगे तो यहाँ पर दो यहाँ पर ग्राही हैं, एक सोडियम और एक हाइड्रोजन आयन, हाइड्राइड आयन। तो सॉरी, हाइड्राइड नहीं, H+ आयन, प्रोटॉन। तो यहां सोडियम और हाइड्रोजन में से पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके H2 गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके एनोड पर तो मुक्त हो जाएगी क्लोरीन गैस, और आपके कैथोड पर क्या मुक्त हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो आपके एनोड पर तो मुक्त हो जाएगी क्या, Cl2 गैस,
और कैथोड पर मुक्त हो जाएगी आपके हाइड्रोजन गैस। ऐसा हो जाने से क्या होगा कि जो OH माइनस आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन, और सोडियम आयन जो हैं वो विलयन में ही बचे रह जाएंगे। तो जैसे जैसे वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया चलेगी वैसे वैसे क्या होगा कि आपके विलयन के जो क्लोराइड आयन हैं ये एनोड पर जाकर क्लोरीन गैस में परिवर्तित होते जाएंगे और इलेक्ट्रॉन का त्याग करते जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहाँ पहुंचेंगे? ये इलेक्ट्रॉन आपके कैथोड पर पहुंचेंगे और वहां पर हाइड्रोजन आयन उनको ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित होते जाएंगे। तो इस प्रकार जब यह अभिक्रिया चलती रहेगी तो कुछ समय पश्चात इस विलयन में क्या होगा कि जो आपके NaCl में से जो Cl आयन है, Cl माइनस आयन जो है वो समाप्त हो जाएंगे और कैथोड पर जो हाइड्रोजन आयन और सोडियम आयन है उसमें से विलयन में जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या होंगे? हाइड्रोजन गैस बनने की वजह से लगातार समाप्त हो जाएंगे। तो कुछ समय पश्चात हमारे पास विलयन में केवल क्या बचेंगे? सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ही विलयन में बचेंगे। तो पीछे हमारे पास विलयन बचेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का। पीछे जो हमारे पास विलयन बचेगा वो किसका बचेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो इस तरह से वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक तरह की विधि है सोडियम हाइड्रोक्साइड के निर्माण करने की। ये क्या है? एक तरह की विधि है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करने की। तो बच्चों आपको ये वैद्युत अपघटनी सेल कैसे काम करते हैं और क्या होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आगे जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वह है वैद्युत अपघटन के नियम। वैद्युत अपघटन के नियम जिन्हें हम फैराडे नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? फैराडे नियम। इनकी चर्चा जो है हम अगली क्लास में करेंगे जिसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। अभी के लिए धन्यवाद। और अगर आपको इसमें से कोई भी समस्या हो तो आप उसे नोट करके रख सकते हैं। अगली बार हम इसको डिस्कस भी करेंगे उन समस्याओं को। थैंक यू।